हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के डिफरेंट वेज के बारे में बात की थी कि सिर्फ अपने इफ लगा करके ही कंडीशनल सेंटेंस नहीं बनाते हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे अनलेस का यूज़ करते हैं, शुड, वर, हैड आदि हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि कंजंक्शनल फ्रेज जो इन केस होती है उससे भी अपने कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और पार्टिसिपल फ्रेज जैसे प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, सो लॉन्ग एज का प्रयोग भी अपने सीखा। और इस वीडियो में अपने कुछ अदर वेज हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने इंपेरेटिव मूड की। इंपेरेटिव मूड जो होता है, इंपेरेटिव मूड का मतलब क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, विश की जाए, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं इंपेरेटिव मूड। यानी इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ये इसकी मेन स्ट्रक्चर होती है। ओके, देखिए जैसे एक सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल पास। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब इसको अपने इंपेरेटिव मूड से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? ये इफ जो है यहां से हट जाएगा, ठीक है ना। ये इफ यू, ये दोनों ही हट जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हटाने का मतलब है कि वर्क हार्ड, ये वर्क हार्ड ये अपने आप में क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अपने क्या करेंगे यहां पर? ये हो जाएगा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो यहां हो जाएगा वर्क हार्ड, और उसके बाद अपने कंजंक्शन जोड़ देंगे एंड, यू विल पास। कठिन परिश्रम करो और तुम पास हो जाओगे। हमने क्या किया? इफ यू को हटा दिया, और जो सबऑर्डिनेट क्लास था उससे पहले हमने क्या किया? इफ यू जो था वो हटा दिया, और उसको क्या बना दिया अपने? उसको हमने इंपेरेटिव सेंटेंस बना दिया। ऐसे ही देखिए, इफ यू नेग्लेक्ट योर वर्क, इफ यू नेग्लेक्ट योर वर्क, अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? इफ यू नेग्लेक्ट योर वर्क, इफ यू नेग्लेक्ट योर वर्क यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अपने उसी तरीके से इफ यू को यहां से गायब करेंगे, इफ यू को यहां से गायब कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर देखिए, ये आ जाएगा नेग्लेक्ट योर वर्क, यानी यही ऐसे नेग्लेक्ट योर वर्क, NEGLECT, नेग्लेक्ट योर वर्क। अब इसमें वही एंड यू विल फेल, और तुम फेल हो जाओगे। तो यहां पर अपने क्या किया? इफ को हटा दिया और एंड से जोड़ दिया, एंड कंजंक्शन जोड़ करके हम इंपेरेटिव मूड का यूज करते हुए कंडीशनल सेंटेंस बना देते हैं। ओके, तो इस तरीके से पहली बात अपने इंपेरेटिव मूड का यूज करते हैं। दूसरी बात अपने बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, उनका प्रयोग करते हुए भी अपने कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे एक सेंटेंस लीजिए, इफ यू गो देयर, इफ यू गो देयर, ये सब मैं ओपन कंडीशन में ले रहा हूं। आई विल ऑल्सो गो विद यू, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। इफ यू गो देयर आई विल ऑल्सो गो विद यू। ओके, ये सेंटेंस है। अपने इसको क्या करना है? इंटेरोगेटिव मूड की बात करनी है। तो इफ यू गो, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ध्यान देना, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है जिसमें ना तो प्रश्न पूछा गया है। तो अपने कैसे करेंगे इसको? गो देयर जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिख रहा है आपको, यू गो देयर, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में यही होता है। ओपन कंडीशन में जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसमें क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। तो इसमें अपने क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस ना लगा करके अपने फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग करेंगे। विल यू गो देयर, ठीक है ना। विल यू गो देयर, ये अपने क्या बना दिया? इसका क्वेश्चन बना दिया, और फिर अपने क्या कर दिया? देन का यूज कर दिया। देन आई विल ऑल्सो गो विद यू।
ये कहता है विल यू गो देयर देन आई विल ऑल्सो गो विद यू, यानी क्या तुम वहां जाओगे। तो विल यू का मतलब क्या, ये इसको हमने किस में बदल दिया, इसको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हुए, जैसे कहें इफ यू हैव पेड, इफ यू हैव पेड द कॉस्ट, अगर आपने कीमत चुका दी है, टेक अवे दी साइकिल, तो साइकिल ले जाइए। टेक अवे द साइकिल ये बोल देना, इफ यू हैव पेड द कॉस्ट टेक अवे द साइकिल। अपने क्या करना है, इसको इफ यू वाला वाक्य जो है, यहां देखिए इफ यू वाला सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव मूड में है, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे इसको, हैव यू पेड, यानी इफ हट जाएगा और ये जो हैव यू हैव है इसको हैव यू में बदल देंगे। हैव यू पेड द कॉस्ट, हैव यू पेड द कॉस्ट, हो गया ना, हैव यू पेड द कॉस्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इसके साथ देन का प्रयोग करेंगे, देन टेक अवे दी साइकिल। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव मूड का यूज करते हुए, इंटेरोगेटिव मूड या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हुए कंडीशनल सेंटेंस भी बना सकते हैं। ओके, ये तो बात हुई इंटेरोगेटिव की। अब अपने अगली बात करते हैं। इंटेरोगेटिव के बाद अगर हम बात करें तो वो होती है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज ये कौन सी होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन के साथ में जो फ्रेज बनती है उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, यानी उसमें एक प्रीपोजिशन जरूर होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सी, बट फॉर का यूज करना है आपको, बट फॉर का यूज करना है, बट फॉर का यूज करना है। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाए, ऑब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करना है, बट फॉर का यूज किसके साथ करना है ये भी ध्यान रखना है। ये बट फॉर जो लगेगा ना वो ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है ना, बट फॉर के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर लगा दिया जाता है। कैसे लगा दिया जाता है, जैसे एक सेंटेंस है, इफ इट हैड नॉट बीन योर हेल्प, इफ इट हैड नॉट बीन योर हेल्प आई शुड हैव बीन रून्ड, तो मैं बर्बाद हो जाता, अगर मुझे सहायता नहीं मिलती तो मैं बर्बाद हो जाता। तो यहां पर इफ वाला सेंटेंस जो है, इफ हैड नॉट बीन, ये इसको यहां से हटा देंगे। ओके, इसको यहां से रिमूव कर देंगे और अपने बट फॉर नाम की प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसका यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, बट फॉर लगा दिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर योर हेल्प लिखा हुआ है, तो बट फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के बिना, आई शुड हैव बीन रूम्ड, बाकी सेंटेंस वैसा ही आ जाएगा, आई शुड हैव बीन रूम्ड। तो बट फॉर का यूज करते हुए भी, यानी अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो मैं बर्बाद ही हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब अपने क्या करते हैं, इस तरीके से अपने प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होती है इससे भी कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। एक प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद में बात करते हैं, एक फ्रेज और आती है, इस फ्रेज का नाम है वन मोर, ये फ्रेज है। तो इस फ्रेज का यूज करते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, वन मोर नाम की फ्रेज है, इसका यूज करते हुए भी आप कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। इफ देयर इज सच लॉस अगेन, ऐसे कहें, इफ देयर इज सच लॉस अगेन, ठीक है ना, इफ देयर इज सच लॉस अगेन, अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस आ जाता है तो अब कहते हैं वी आर रून्ड, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर इस तरीके का, तो इफ वी विल बी रून्ड कर दो, इसी तरीके से वी विल बी रून्ड, क्योंकि इधर वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है इफ के साथ, और इधर वाला फ्यूचर में आएगा। अब इसको देखिए, अपने वन मोर का यूज करना है, तो इफ देयर यहां से हटा दीजिए, वन मोर सच लॉस, ऐसे करेंगे,
यानी इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वन मोर सच लॉस, ये वन मोर सच लॉस का अगेन हट जाएगा। वन मोर का मतलब क्या होता है, अगेन ही होता है, तो इस अगेन को यहां से अपने यहां से गायब कर देंगे, ठीक है ना। और यहां पर इफ देयर इज को भी यहां से गायब कर देंगे, तो क्या हुआ, वन मोर सच लॉस, ठीक है ना, वन मोर सच लॉस। और अपने क्या करते हैं, कोमा की जगह एंड लगा देंगे और आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा, वी आर रून्ड, ठीक है ना, वन मोर सच लॉस एंड वी आर रून्ड। तो इस तरीके से अपने इसका प्रयोग कर सकते हैं वन मोर का। ओके, तो वन मोर का यूज करते भी कंडीशनल सेंटेंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वर्ड, एक होता है सपोज और एक होता है सपोजिंग। सपोज और सपोजिंग का दोनों का यूज करते अपने, एक होती है इम्पॉसिबल, जो इमेजिनेशन होती है, असंभव कल्पना होती है, तो उसके लिए दोनों जगह पास्ट सेंटेंस का यूज करते हैं। सपोजिंग द प्लेन केम लेट व्हाट वुड हैपन, ऐसे करते हैं, सपोजिंग द प्लेन केम लेट, सपोजिंग द प्लेन केम लेट, तो अपने क्या लिखते हैं, व्हाट वुड हैपन, तो क्या होता। सपोजिंग द प्लेन केम लेट, यानी मान लो कि, इसका अर्थ होता है मान लो कि ट्रेन लेट हो जाती तो क्या होता। तो अपने यहाँ ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उसमें सपोजिंग का यूज करते हैं। इसको जैसे मान लीजिए अगर इफ से यूज करें तो कैसे आएंगे, ऐसे ही लगाएंगे, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लेन केम लेट, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लेन केम लेट। तो इस तरीके से हमने देखिए व्हाट वुड हैपन, यहाँ वुड हैपन का यूज किया है ना। ओपन कंडीशन में यही होता है, इधर पास्ट होता है तो उधर वुड होता है। ओपन कंडीशन नहीं, सॉरी, दूसरे वाली कंडीशन जिसको हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन के नाम से जिसको पुकारा जाता है, उसमें अपने क्या करते हैं, पास्ट इधर यूज करते हैं इफ वाले क्लास में और दूसरी तरफ वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इधर अगर सपोजिंग यूज किया है, वुड की जगह, इफ की जगह अपने क्या किसका यूज किया है, सपोजिंग का यूज किया है, और फिर अपने क्या करते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो इस तरीके से आपको क्या करते हैं, सपोजिंग का यूज करते हुए पास्ट का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता देता हूं, यहां पर ये तो आपने एक सेंटेंस देखा, दूसरा सेंटेंस आप देखिए, व्हाट विल यू डू इफ यू गेट 100 रुपीज नोट, व्हाट विल यू डू इफ यू गेट 100 रुपी नोट। अब ये कहता है कि क्या करोगे अगर आपको 100 रुपए का नोट मिल जाए। तो सपोज, यहां पर सपोज का यूज करेंगे या सपोजिंग का यूज करेंगे। सपोज यू गेट 100 रुपी नोट, सपोज यू गेट 100 रुपी नोट, इस तरीके से आपको यूज करेंगे। व्हाट विल यू डू, तो आपको क्या करना है, इफ की जगह सपोज लगाना है बस, और कुछ नहीं लगाना, व्हाट विल यू डू, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इफ की जगह आपने क्या लगा दिया, सपोज लगा दिया। सपोज का अर्थ होता है मान लो तुम्हें ये हो जाए, मिल जाए, तो अपने इसका यूज करते हैं। इस इफ को हटाया, इस इफ को हटा दिया हमने, और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, सपोज लगा दिया। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। सपोज और सपोजिंग का यूज करते हुए भी मान लो, इसके अर्थ में इसका यूज करते हुए आप कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। एक और बात बता देता हूं आपको, कई बार क्या करते हैं अपने इफ और का यूज करते हैं, या फिर अपने वेदर और का यूज करते हैं। हालांकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वेदर और इफ और, इनका यूज कब करते हैं, जब दो ऑप्शन हमें दिए हो, उनमें से एक को अपने को सेलेक्ट करना हो, तब अपने इफ और या वेदर और का यूज करते हैं। ओके, इफ और या वेदर और का यूज करते हैं। जैसे देखिए आपको एक सेंटेंस देते हैं, यू विल हैव टू डू इट। जैसे आपको कहे यू विल हैव टू डू इट, आपको ये करना पड़ेगा, इफ यू आर रेडी और नॉट। तो इसमें क्या किया आपने, इफ का यूज किया कि नहीं,
चाहे तुम तैयार हो और ना हो। यानी यहां पर इफ का अर्थ हो गया चाहे, चाहे तुम तैयार हो या ना हो, तो इफ और का यूज करते हैं। इसकी जगह आप वेदर और का यूज भी कर सकते हैं। वेदर यू आर रेडी और नॉट यू विल हैव टू डू, इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वेदर यू आर रेडी और नॉट, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यू विल हैव टू डू इट, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो वेदर और का यूज भी कर सकते हैं और इफ और का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर वेदर आ गया और यहां पर और आ गया, यानी दो ऑप्शन है, चाहे तुम रेडी हो चाहे नहीं हो, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना हो तो आपको क्या करना है, वेदर और का यूज करना है और इफ और का यूज करना है। ओके, अब अपने बात करते हैं, इसके बाद एक सेंटेंस आता है इफ ओनली। इफ ओनली, इफ ओनली जो है इसका यूज कहां करते हैं, एक विश बताने के लिए इसका यूज करते हैं, होप बताने के लिए इसका यूज करते हैं, रिग्रेट के लिए इसका यूज कर, विश का मतलब इच्छा है, काश ऐसा हो जाता, होप आशा उम्मीद जिसको बोलते हैं, तो वो रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप। तो तीनों चीजों को व्यक्त करने के लिए, जैसे सबसे पहले अपने बात करते हैं विश की, विश की बात करते हैं, तो विश में क्या करते हैं, अपने वुड का यूज करते हैं इफ ओनली के बाद। कैसे, इफ ओनली इट वुड रेन, काश बरसात हो जाती, तो इफ ओनली इट वुड रेन, तो यहां पर विश है कि काश बरसात हो जाती, तो ये वुड जो है ये किसको बता रहा है, ये विश को बता रहा है कि अपने विश कर रहे हैं कि काश बरसात हो जाती, ठीक है ना। यानी इसको अपने यूं भी कर सकते हैं, वी विश इट वुड रेन, हमारी इच्छा है कि बरसात हो जाए, यानी काश बरसात हो जाए। तो ये इसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो अपनी विश की बात हुई। अगर अपने होप की बात करें, तो होप की बात करें तो प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों आ सकते हैं। इफ ओनली ही कम्स इन टाइम, जैसे कहते हैं इफ ओनली ही कम्स इन टाइम, यानी उम्मीद है कि वो समय पर आएगा। इफ ओनली ही कम्स इन टाइम, ये क्या है, ही कम्स इन टाइम, तो इफ वाला सेंटेंस जो होता है वो हमेशा फ्यूचर को बताता है। इफ ओनली ही कम्स इन टाइम, वो समय पर आएगा। ये क्या चीज है, ये उम्मीद है कि वो समय पर आएगा। इफ ओनली ही कम्स इन टाइम, यानी हमें उम्मीद है। इफ ओनली का अर्थ है कि हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि वो समय पर आएगा। अब रिग्रेट की बात करें तो पास्ट या पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। यहां पर अपने इफ ओनली के बाद में पास्ट सेंटेंस भी लगा सकते हैं, ध्यान देना है। इफ ओनली के बाद आप किसका यूज कर सकते हैं, पास्ट सेंटेंस का यूज भी कर सकते हैं, और इफ ओनली के बाद में इफ ओनली ही कम्स इन टाइम, इफ ओनली ही कम्स इन टाइम, यहां प्रेजेंट और फ्यूचर दो टेंस का यूज होता है। यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर, इन दो टेंसेस का यूज किया जा सकता है। इफ ओनली ही कम्स इन टाइम, वो समय पर आएगा, तो ये प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर का मतलब प्रेजेंट टेंस जो होता है वही अपने आप में फ्यूचर बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रिग्रेट की बात करें, पश्चाताप की बात करें, तो इफ ओनली के बाद देखिए, इफ ओनली सी डिडंट कम, इफ ओनली सी डिडंट कम, यानी काश वो नहीं आता, काश वो नहीं आता, इसका अर्थ ये है काश वो नहीं आता। यानी यहां पर हम पश्चाताप करते हैं। इफ ओनली का अर्थ है कि काश वो नहीं आता, तो यहां पर पश्चाताप की बात हो रही है, या हमें पश्चाताप है कि वो नहीं आएगा, ये भी बात हो सकती है। हमें पश्चाताप है कि वो नहीं आएगा, हमें पछतावा है कि वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी अपने क्या कर सकते हैं, इफ ओनली का यूज कर सकते हैं। और यहां पर मैं बता देता हूं, ये रिग्रेट है। ये क्या चीज है, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप। तो पश्चाताप यानी रिग्रेट के लिए, विश के लिए और होप के लिए, तीनों के लिए इफ ओनली का यूज करते हैं। एक होता है इवन इफ। इवन इफ का अर्थ होता है भले ही, हिंदी जरूर लिखें आप। इवन इफ का अर्थ होता है भले ही। जैसे कहना, यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये बात कर लेना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट रेडी, चाहे तुम तैयार हो, भले ही तुम तैयार ना हो, हैं, फिर भी तुम्हें ये कर लेना
चाहिए, तो इवन इफ का अर्थ होता है भले ही। तो इस तरीके से भी अपने क्या कर सकते हैं, इन कंजंक्शंस का यूज करके अपने इन कंजंक्शन का यूज करके भी अपने क्या कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं। एक और मैं बात बता देता हूं, जो चीफ कंजंक्शंस जो होते हैं क्लासेस को बनाने में चीफ कंजंक्शंस जो होते हैं, चीफ कंजंक्शंस यूज्ड टू मेक क्लासेस या मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चीफ क्लासेज जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में यूज किए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, देखिए वो अपने बात कर लेते हैं। यानी चीफ क्लासेस कौन से होते हैं उनकी बात अपने कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब कैसे यूज करते हैं इसको, चीफ क्लासेस को कैसे यूज करते हैं। चीफ कंजंक्शन में सबसे पहले बात मैं बता देता हूं कि कभी भी जो कंजंक्शंस जो होते हैं, टाइम क्लास कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। इन कंजंक्शन का यूज जो है वो टाइम क्लास बनाने के लिए ही किया जाता है, ध्यान देना है। टाइम क्लास के लिए मैं बात बता रहा हूं। टाइम क्लास मतलब ऐसे क्लासेस जो समय के बारे में बात करे, तो ऐसे क्लासेस जो समय के बारे में बात करते हैं वो कभी भी फ्यूचर में नहीं आएंगे। पहली बात, एक बात तो आपको ये याद रखनी, कभी भी उनको फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करेंगे। और फ्यूचर टेंस वाला क्लासेस कभी भी टाइम नहीं बताएगा। दो बात, एक तो टाइम बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे क्लास बनाने के लिए। दूसरी बात, फ्यूचर में जो सेंटेंस आया है वो कभी टाइम नहीं बताता है। इन दो बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं व्हेन की। इस व्हेन का यूज कब करते हैं? व्हेन का यूज कब करते हैं? जब मतलब एक काम हम कर रहे हैं और उसी के बीच में छोटी सी घटना हो जाए। एक घटना लंबी चल रही है, उसके बीच में चलती घटना के बीच में दूसरा काम हो जाए। जैसे कि हम कहें कि वी वर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे, ठीक है ना। और व्हेन, उसी समय क्या हुआ है, वी हर्ड द डोर बेल, उसी समय हमने डोरबेल की आवाज सुनी। तो हम टीवी देख रहे थे उसी समय, तो ये व्हेन जो है ना, इसका अर्थ उसी समय भी होता है। तो व्हेन का यूज ऐसे भी करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जब हम पास्ट की बात करें कि मैं जब छोटा सा होता था या जब मैं बच्चा था तो मुझे गुड्डू कहा जाता था। कैसे? व्हेन आई वॉज अ बेबी, जब मैं एक बच्चा था तो कैसे करेंगे? आई वॉज कॉल्ड गुड्डू, तो मुझे गुड्डू कहा जाता था। तो व्हेन आई वॉज अ बेबी यानी जब मैं बच्चा था। तो इस यहां पर व्हेन का अर्थ क्या हुआ? व्हेन का मीनिंग यहां पर हो गया जब। और तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरे सेंटेंस में क्या होता है? जब भी। तीसरे सेंटेंस में आएगा जब भी, यानी जब भी मेरी मां कमरे में आती है मैं पढ़ रहा होता हूं, यानी व्हेन माई मदर कम्स इन माई रूम, व्हेन माई मदर कम्स इन माई रूम आई एम स्टडिंग। अब ये देखिए, व्हेन माई मदर कम्स इन माई रूम, व्हेन का मतलब जब भी मेरी मां मेरे कमरे में आती है मैं पढ़ रहा हुआ होता हूं। अब आप थोड़ा सा देखिए, ये जो जब जहां पर यूज हुआ ये फ्यूचर सेंटेंस में यूज नहीं हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज हुआ। तो फ्यूचर वाला कभी भी टाइम क्लास नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी। और व्हेन का यूज इस तरीके से अपने कर देते हैं। तो व्हेन के तीन अर्थ हो गए ना, पहले उसी समय, दूसरा जब भी, दूसरा जब, और तीसरा जब भी। तो आपको जब ट्रांसलेशन करना हो ना तब भी इसी तरीके से इसका यूज करेंगे। अब अपने दूसरी बात कर लेते हैं एज की। एक एज वर्ड आता है, एज। एज कौन सा होता है? एज का मतलब क्या होता है कि जब दो घटनाएं एक साथ हो रही होती है, दूसरी दो घटनाएं एक साथ हो रही होती है, दूसरी घटना भी घटित हो जाए ठीक उसी समय के अर्थ में है। एज यू टर्न यू विल सी मी, यानी जैसे ही तुम घूमोगे तो तुम मुझे देख लोगे।
एज यू टर्न का मतलब ये हुआ कि आपके घूमते ही मैं आपको दिख जाऊंगा, मतलब एक घटना हो रही है, दूसरी घटना उसके साथ साथ हो जाती है, तब अपने एज का यूज करते हैं। और एज का यूज कैसे करते हैं? ए सिचुएशन, एज का अर्थ होता है मतलब उस समय, ऐसा काम करते समय, जब एक काम कर रहे हो और दूसरा काम भी हो जाए, यानी जैसे कहें ही वॉज सीन, उसे देखा गया, एज ही वॉज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, मतलब जिस समय वो दीवार पर चढ़ रहा था, दीवार को फांदते समय उसे देखा गया, फांद रहा था उस समय उसको देखा गया। इसका मतलब दो बात होगी ना, एक काम कर रहा था, दूसरा काम उसी समय हो गया, एज। अच्छा, एज का प्रयोग ये भी होता है चूंकि के अर्थ में भी एज का, मतलब बिकॉज के अर्थ में। कैसे? बिकॉज के अर्थ में, एज ही वॉज नॉट देयर, एज ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां नहीं था, इसलिए ही डिडंट नो एनीथिंग, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। तो एज का अर्थ यहां पर क्योंकि भी हो गया, बिकॉज भी हो गया। तो देख लेना है कि यहां पर ऊपर वाले सेंटेंसेस में तो ये टाइम क्लास है, एज यू टर्न, एज ही वॉज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, यहां पर तो टाइम क्लास के रूप में, टाइम कंजंक्शन के रूप में एज का यूज किया जा रहा है। यहां पर टाइम कंजंक्शन नहीं, एज ही वॉज नॉट देयर, ये टाइम नहीं है, ये रीजन बता रहा है, तो रीजन बताने के लिए भी एज का यूज किया जा सकता है। तो ये एडवर्ब क्लासेस की जब हम बात करते हैं तो इन बात का भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो हमारा कंजंक्शन आता है वो आता है व्हाइल। और व्हाइल की जब अपने बात करते हैं, व्हाइल का मतलब जिस समय या उसी समय, खाते खाते, जाते जाते, पहनते पहनते, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आई मेट ए लॉट ऑफ पीपल, जैसे बोले व्हाइल का यूज करें, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, व्हाइल आई वॉज ऑन अ हॉलीडे, जब मैं हॉलीडे पर था तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला। तो व्हाइल का मतलब उस दौरान की बात हो रही है, जिस दौरान मैं हॉलीडे पर था। जैसे उसने मूंगफली खाते खाते मेरे से बात की, खाते खाते ऐसे बात करें तो कैसे बात करेंगे? ही स्पोक टू मी, वो मुझसे बोला, व्हाइल ही वॉज टेकिंग राउंड नट्स, व्हाइल ही वॉज ईटिंग राउंड नट्स भी कह सकते हैं, टेकिंग राउंड नट्स भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जब उसने मूंगफली खाते खाते मेरे से बात की, तो खाते हुए और खाते खाते एक ही बात है, उस समय अपने क्या लगाएंगे? व्हाइल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाइल का यूज वैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही किया जाता है, यहां पर टाइम क्लास के रूप में व्हाइल का यूज किया जा रहा है। ओके, ये अपना व्हाइल हो गया। व्हाइल के बाद अगर अपने बात करते हैं तो वो आता है एज सून एज, एज सून एज, इसका यूज भी अपने कर सकते हैं। एज सून एज क्या होता है? एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे पुकारा, एज सून एज ही सा मी, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, ऐसे भी कह सकते हैं अपने, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे पुकारा। जैसे एज सून एज द टीचर केम इन टू क्लास, जैसे ही टीचर क्लास में आया, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी छात्र खड़े हो गए। टीचर के क्लास में आते ही छात्र खड़े हो गए, इसका मतलब जो ही टीचर क्लास में आया वैसा ही दूसरा काम हो गया। एज सुन एज यू क्लैप द बर्ड्स फ्लू, यानी जैसे ही आपने ताली बजाई पक्षी उड़ गया। तो कहने का मतलब एक काम होने के साथ साथ दूसरा काम हो जाए तो अपने एज सुन एज का यूज करते हैं। और नेक्स्ट से बात करते हैं अपने, अगला जो हमारा आता है वो एज सुन एज के बाद आता है नो सूनर देन, नो सूनर देन का यूज करते हैं, नो सूनर देन का यूज करते हैं। नो सूनर देन क्या होता है? एज सुन एज का नेगेटिव होता है। और एक और बात बता देता हूं, नो सूनर का यूज अपने जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर WH वर्ड यूज करते हैं ना, वैसे ही इसका यूज करते हैं। यानी कैसे यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात है, जैसे अपने दो सेंटेंस है, ही सा मी, उसने मुझे देखा, और ही कॉल्ड मी, और उसने मुझे बुला लिया। तो ये दो सेंटेंस है, यहाँ कोमा नहीं लगेंगे। ओके, ये दो सेंटेंसेस हैं। अब आप देखिए,
नो सूनर का यूज करना है, तो नो सूनर, अब यहां पर देखिए आप ही सा लिखा हुआ है ना, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको इंटेरोगेटिव में बदलना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है। डिड ही और सा का क्या बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म सी, नो सूनर ही डिड सी मी, ठीक है ना। फिर कोमा लगा करके ही कॉल्ड मी, उसने मुझे देखा ही नहीं था कि उसने मुझे बुला लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब नो सूनर डिड के यू रूप में इसका यूज करते हैं। ऐसा ही एक आता है हार्डली और स्केर्सली, हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली, हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली, और इसके साथ लगता है व्हेन। ऊपर वाले में तो देखिए देन का यूज होता है, यहां देन नहीं लगाया, सॉरी, यहां देन का यूज लगाते हैं। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही कॉल्ड मी, ओके। यहां पर आपको जब एग्जाम आएंगे तो उस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यहां पर नो सूनर के बाद में यहां वर्ब की फॉर्म पूछी जाती है, और यहां पर कई बार आपको देन की जगह वैन पूछा जाता है या वैन की जगह देन पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नो सूनर के बाद देन लगाना है, हार्डली और स्केर्सली के बाद वैन लगाना है, और दोनों में ये चीज सेम रहेगी कि अपने को क्या करना है, डिड ही सी। इसी तरीके से हार्डली और स्केर्सली में भी यही काम अपने करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखिए आपको एक सेंटेंस देते हैं, ही हैड टेकन फूड्स, जैसे ही हैड टेकन फूड, ये सेंटेंस है एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है ही बिगेन टू फील ड्राउजी, यानी उसे नींद आने लगी, वो भोजन, जैसे उसने भोजन किया उसे नींद आने लगी। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो कैसे बनाएंगे, हार्डली। अब हार्डली से यूज करेंगे, उसने भोजन किया ही नहीं था कि उसे नींद आने लगी, यानी मुश्किल से ही भोजन किया, इसका मतलब यह कि उसने भोजन कर नहीं पाया वो। तो हार्डली के बाद में जो ही हैड लिखा हुआ है ना, अब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैड ही, हार्डली हैड ही टेकन फूड, ऐसे बनाएंगे। और फिर लगाएंगे व्हेन, ठीक है ना, व्हेन ही बिगेन टू फील ड्राउजी, तो उसी समय उसको नींद आने लगी। तो इस तरीके से हार्डली और स्कैर्सली का यूज करते हैं। तो ये नो सूनर में और हार्डली स्कैर्सली के अंदर एक थोड़ी सी सिमिलरिटी है उसमें, और डिफरेंस ये है कि नो सूनर में देन आता है और हार्डली और स्कैर्सली के अंदर व्हेन आता है। ओके, अब अपने बात कर लेते हैं बिफोर की। ये बिफोर और आफ्टर, इन दोनों की बात मैं साथ साथ कर लेता हूं। और बिफोर और आफ्टर जो होते हैं, एक बात बता देता हूं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है इसके अंदर यूज होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, उसमें क्या होते हैं, दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले पूरा होता है, एक एक्शन बाद में पूरा होता है। तो ध्यान देना है कैसे इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर जो पहले पूरा होता है, यानी जो पहले पूरा होता है, यानी उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। फिर बाद में जो पूरा होता है उससे क्या करते हैं, बिफोर लगा करके उसके साथ में क्या लगाते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि बिफोर कहां लगाना है, पास्ट सिंपल से। अब इसका उल्टा क्रम भी हो सकता है, बिफोर पहले भी आ सकता है, कब आ सकता है, जब पास्ट सिंपल पहले आएगा, तो ये याद रखना है। और दूसरी बात, हम क्या करते हैं, जो पहले काम पूरा होता है, आफ्टर जो होता है उसके बाद याद रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ये उल्टा है थोड़ा सा, पास्ट परफेक्ट टेंस आफ्टर के बाद यूज होता है, ठीक है ना, आफ्टर के बाद यूज होता है और उसके बाद क्या लगता है, पास्ट सिंपल टेंस लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज करना है। पहला सेंटेंस देखिए, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, कैसे, दी पेशेंट ब्लैंक और ब्रैकेट में आपको दे दिया डाई, उसके बाद दे दिया बिफोर दी डॉक्टर और ब्रैकेट में आपको दे दिया कम। अब आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है।
कंडीशनल सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो यहां बिफोर जो है एज ए कंजंक्शन यूज किया गया है, और वो भी टाइम बताने वाला कंजंक्शन है। बिफोर टाइम बताने वाला कंजंक्शन है, तो अपने को ध्यान में रखना है कि वो कहता है डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो पहला काम क्या हुआ, पेशेंट मरा, तो जो पहले काम होता है उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, इसमें आएगी हैड डाइड। क्यों, पेशेंट पहले मरा, डॉक्टर यहां पर डॉक्टर बाद में आया, तो यहां पर केम का यूज करेंगे क्योंकि यहां पास्ट सिंपल, तो बिफोर के बाद पास्ट सिंपल लगता है और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जैसे एक और सेंटेंस में ले लेता हूं कि द ट्रेन, नेक्स्ट सेंटेंस आपको दे दिया लीव बिफोर आई, और ब्रैकेट में दे दिया रीच, और उसके बाद दे दिया दी स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो यहां पर आपको ट्रेन पहले जा चुकी थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हेड लेफ्ट, ठीक है ना, यहां पर हेड लेफ्ट आ जाएगा। और क्योंकि ये जो मेरा स्टेशन का पहुंचना हुआ वो बाद में हुआ, तो इसलिए रीच्ड लगाएंगे यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कहां लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज बिफोर से पहले करते हैं और पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग बिफोर के बाद करते हैं। एक बात तो आपको ये याद रही। अब दूसरी बात, आप दूसरे 2 एग्जाम्पल और रहेंगे तो दूसरी बात भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आई ब्लैंक, ब्रैकेट में आपको दे दिया वॉच, और उसके बाद दे दिया टीवी, उसके बाद दिया आफ्टर माई मदर, ब्रैकेट में दे दिया गो टू मार्केट, ये आपको दे दिया। यानी मेरी मां के बाजार जाने के बाद मैंने टीवी देखा, इसका मतलब मां का बाजार जाना पहले हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले होता है यहां आफ्टर का यूज किया जा रहा है, ध्यान देना है, आफ्टर का यूज किया जाता है। तो आफ्टर के बाद हैड गॉन, मां पहले बाजार गई इसलिए हैड गॉन। याद रखना, जो पहले काम पूरा होता है, जो एक्शन पहले पूरा होता है, उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो बाद में टीवी बाद में देखा था, तो टीवी बाद में देखा तो अपने क्या लगाएंगे, टीवी बाद में देखा तो अपने क्या लगाएंगे, वॉच्ड, आई वॉच्ड टीवी आफ्टर माई मदर हैड गॉन टू मार्केट। तो इस तरीके से आपको आफ्टर का यूज करना है। तो एक एक चीज आपको ध्यान से समझनी है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं अपने, जैसे द स्टूडेंट्स ब्लैंक, और आपको लिखा है बिगिन, लिखा हुआ है यहां पर, टू मेक अ नॉइज आफ्टर द टीचर ब्रैकेट में लिखा है कम आउट ऑफ द क्लास, यानी टीचर के क्लास से बाहर आने के तुरंत बाद स्टूडेंट्स ने शोर करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब पहला काम कौन सा हुआ, टीचर जो है वो क्लास से पहले बार आया है, इसका मतलब हैड कम। आफ्टर के बाद क्या लग जाएगा, हैड कम लग जाएगा, ठीक है ना। और छात्रों ने शोर, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो नॉइज किया है वो बाद में किया है, तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन हो जाएगी। तो यहां आफ्टर का ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। दोनों एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने सिंस की। सिंस की बात करते हैं तो देखिए, एक तो सिंस और फॉर का यूज जो किया जाता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर किया जाता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कोई भी है, उसमें सिंस का यूज किया जाता है। लेकिन यहां क्लासेस के रूप में से के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा तब से मैंने आपको नहीं देखा, तो आई हैवंट सीन यू,
सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, जब से मैंने आप स्कूल छोड़ा तब से मैंने आपको नहीं देखा, तो सिंस आई लेफ्ट स्कूल हो गया ना, स्कूल छोड़ने से लेकर के आज तक मैंने आपको नहीं देखा। ओके, तो अब अगला जो अपने यूज करते हैं, सिंस का यूज तो आपको पता ही लग गया। टिल और अनटिल, इन दोनों का यूज कब किया जाए? जब तक कि नहीं। टिल और अनटिल दोनों का अर्थ होता है जब तक कि नहीं। जैसे कहें जब तक कि नहीं, जब तक लाइट हरी ना हो जाए तब तक वेट करो, कैसे बोलेंगे? क्या? वेट हियर, वेट हियर। अब यहां चाहे आप टिल लगाओ और चाहे अनटिल लगाओ, टिल द लाइट चेंजेस टू ग्रीन, चेंजेस टू ग्रीन, जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाए तब तक आप वेट करो। तो यहां पर चेंजेस टू ग्रीन, तो टिल भी लगा सकते हैं यहां पर और अनटिल भी लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ कंजंक्शंस थे जिनकी सहायता से भी अपने मतलब टाइम क्लासेस बना सकते हैं, और आपको आगे वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है, आरएएस एग्जाम के अंदर, क्लरिकल एग्जाम के अंदर, आईएएस एग्जाम के अंदर, बैंकिंग एग्जाम के अंदर, हर जगह आपको ये चैनल काम में आने वाला है। थैंक यू।